नमस्कार दोस्तों। आज की इस खास चर्चा में हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने जा रहे हैं जिन्हें सदियों तक एक गहरा रहस्य बनाकर रखा गया। हम बात कर रहे हैं प्राचीन मगध की एक ऐसी अचूक रणनीति की जहां खामोशी, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, खामोशी को सबसे घातक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। चलिए बिना देर किए सीधे इस कहानी में गोता लगाते हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई हथियार नहीं बल्कि उसका अपना अहंकार होता है। आचार्य चाणक्य के ये शब्द सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक ऐसा गहरा मनोवैज्ञानिक सच है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आज हम इसी सिद्धांत को एक सच्ची ऐतिहासिक घटना के जरिए समझेंगे जिसने उस समय पूरे मगध साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। तो चलिए माहौल को थोड़ा समझते हैं। हम बात कर रहे हैं सम्राट धनानंद के शासनकाल वाले मगध की। ये एक ऐसा दौर था जहां एक तरफ चरम विलासिता थी और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार अपने चरम पर था और संकट के बादल बस मंडरा ही रहे थे। इन्हीं अंधेरे राजनीतिक गलियारों में एक युवा ब्राह्मण, जिन्हें हम आचार्य चाणक्य के नाम से जानते हैं, चुपचाप किनारे खड़े होकर इस पूरी भ्रष्ट व्यवस्था और इंसानी फितरत का बहुत बारीकी से अध्ययन कर रहे थे। इस पूरी कहानी में दो मुख्य किरदार हैं और दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उलट है। एक तरफ है धनपत सेठ, मगध का सबसे अमीर और रसूखदार व्यापारी। ये भाई साहब बहुत ही शोर मचाने वाले अहंकारी इंसान है, जिन्हें अपनी हर चाल का ढिंडोरा पीटने का शौक है। और दूसरी तरफ है विक्रम, रसद विभाग का एक मामूली विनम्र सा क्लर्क। विक्रम हमेशा खामोश रहता है, बहुत ध्यान से सब कुछ देखता है और लगातार बस अपने नोट्स बनाता रहता है। धनपत की तेज आवाज उसे बहुत प्रिडिक्टेबल यानी अनुमान लगाने योग्य बनाती है, जबकि विक्रम की खामोशी उसे एक पूरा रहस्य बना देती है। अब धनपत सेठ विक्रम के बारे में क्या सोचता था, जरा वो सुनिए। उसका कहना था, जो बोल नहीं सकता वो इस दुनिया पर कभी राज नहीं कर सकता। सोचिए धनपत ने कितनी बेरुखी से इस साधारण से क्लर्क का मजाक उड़ाया था। धनपत को अपने पैसे और अपनी ऊंची आवाज पर इतना ज्यादा घमंड था कि उसने विक्रम की खामोशी को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी मान लिया। लेकिन उसे पता नहीं था कि यही उसके जीवन की सबसे घातक भूल साबित होने वाली थी। आचार्य चाणक्य ने इस पूरी स्थिति को समझाने के लिए एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा, देखिए, दो तरह के शिकारी होते हैं। पहला है शोर मचाने वाला शिकारी, जो ढोल नगाड़े बजाकर और चिल्लाकर जंगल में जाता है। नतीजा, सारे जानवर डरकर भाग जाते हैं। और दूसरा है शांत शिकारी, जो हवा की दिशा में बिना एक भी आवाज किए बस सही समय का इंतजार करता है। चाणक्य ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि धनपत सेठ वो पहला शिकारी है, जो अपनी हर योजना खुद चीख चीख कर बता देता है, जबकि विक्रम वो दूसरा शिकारी है, जो पूरी तरह से अदृश्य रहकर बस सही मौके की ताक में है। और फिर कहानी में आता है एक बहुत बड़ा मोड़। मगध पर अचानक एक भयंकर संकट आ टूटता है। उत्तरी हिस्से में भीषण सूखा और सीमाओं पर युद्ध का खतरा। इस आपातकाल से निपटने के लिए सम्राट ने आनन फानन में एक विशाल धनराशि, पूरे 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं, जी हाँ 10 लाख, ये भारी भरकम रकम धनपत सेठ को सौंप दी, ताकि वो अगले 3 सालों के लिए मगध के अनाज के भंडार भर सके। धनपत ने हमेशा की तरह अपनी छाती ठोककर इस काम की जिम्मेदारी ले ली। खैर, अब इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से समझते हैं, क्योंकि असली खेल तो यहीं से शुरू होता है। देखिए, पहले महीने में राज्य में सूखा पड़ता है, दूसरे महीने में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है और फंड्स रिलीज कर दिए जाते हैं। लेकिन तीसरे से छठे महीने के बीच, यानी पूरे 120 दिनों तक, धनपत सेठ ने लालच में अंधे होकर एक बहुत ही गुप्त साजिश रची। उसने मगध के असली अनाज को महंगी कीमतों पर दूसरे राज्यों में स्मगल कर दिया और यहाँ के शाही गोदामों में सूखी घास और कंकड़ भरवा दिए। और फिर 7वें महीने में अपने सारे सबूत मिटाने के लिए उसने खुद ही उस गोदाम में आग लगवा दी। अगले दिन का नजारा तो देखने लायक था। राज दरबार में पूरी तरह से नौटंकी चल रही थी। धनपत सेठ दरबार में फटे पुराने कपड़ों में रोता बिलखता पहुंचा। उसने फूट फूट कर रोने का जबरदस्त नाटक किया और बहुत ही ऊंची आवाज में विदेशी जासूसों पर गोदाम जलाने का इल्जाम मढ़ दिया। वो जानबूझकर इतना शोर मचा रहा था ताकि सम्राट और मंत्रियों का ध्यान असल मुद्दे से भटक जाए। और मजे की बात तो ये है कि उसका यह दिखावा काम कर भी रहा था कि तभी दरबार का पूरा माहौल अचानक से सन्न रह गया। वो शांत दर्शक, वो मामूली सा क्लर्क जिसे सब बेवकूफ समझते थे, अब परछाइयों से बाहर आ चुका था।
विक्रम पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा और आखिरकार उसने अपनी खामोशी तोड़ दी। ये वो पल था जहां विक्रम ने सीधे सम्राट की आंखों में देखा और कहा कि वो इस आग और अनाज के पीछे का पूरा नंगा सच सबके सामने रखना चाहता है। विक्रम ने जो पहला सबूत पेश किया उसने सबके होश उड़ा दिए। उसने दरबार के बीचों बीच जली हुई राख का एक बर्तन रख दिया। उसने बहुत ही शांति से समझाया कि देखिए, अगर सचमुच अनाज जलता तो राख काली होती और उसमें से जले हुए अन्न की महक आती, लेकिन जो राख वो लेकर आया था वो बिल्कुल सफेद और बहुत हल्की थी, जो साफ साफ साबित कर रही थी कि गोदाम में कभी अनाज था ही नहीं। वहां तो सिर्फ सूखी घास और भूसा जलाया गया था। विक्रम के इस छोटे लेकिन बेहद पैने ऑब्जर्वेशन ने धनपत के पूरे झूठ के महल को एक झटके में चकनाचूर कर दिया। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है, ये गुप्त डायरी। जब धनपत अपनी ऊंची आवाज और ड्रामे से दरबार को बेवकूफ बना रहा था, विक्रम ने चुपचाप ये पूरा कच्चा चिट्ठा तैयार कर लिया था। किस तारीख को कलिंग की तरफ नाव भेजी गई, किस पहरेदार को कितनी रिश्वत दी गई, सब कुछ। पूरे 120 दिनों तक बिना किसी को कानो कान खबर हुए विक्रम ने धनपत के हरेक भ्रष्ट कदम को बारीकी से ट्रैक किया था। विक्रम के इस मास्टर स्ट्रोक का असर कितनी तेजी से हुआ, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। सम्राट ने उसी वक्त सैनिक दौड़ा दिए। बंदरगाह पर धनपत के 3 निजी जहाज रंगे हाथों पकड़े गए। मगध का सारा असली अनाज सुरक्षित बरामद कर लिया गया। धनपत के भ्रष्ट मुंशी ने तो राजा के कोड़े देखते ही सारा सच उगल दिया और पलक झपकते ही मगध का वो सबसे ताकतवर, सबसे अहंकारी व्यापारी हमेशा हमेशा के लिए काल कोठरी में फेंक दिया गया। जब सैनिकों द्वारा धनपत को भारी जंजीरों में जकड़कर ले जाया जा रहा था, तब विक्रम ने उसे अपना आखिरी जवाब दिया। उसने कहा, जब तुम बोल रहे थे तब तुम अपनी कमजोरियां उजागर कर रहे थे, और जब मैं चुप था तब मैं तुम्हारे विनाश का रास्ता बना रहा था। ये रणनीति खामोशी की एक बहुत ही ठंडी लेकिन बेहद खौफनाक ताकत को दर्शाता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार इस पूरी रणनीति को हम स्ट्रेटेजिक साइलेंस या रणनीति खामोशी कह सकते हैं। ये साधारण दिखने की एक ऐसी कूटनीतिक कला है जिससे सामने वाले का अहंकार उसे पूरी तरह से लापरवाह बना देता है, और इसी लापरवाही में वो खुद अपनी कमजोरियां सामने खोलकर रख देता है। सच तो ये है कि जब लोग किसी को अंडर एस्टिमेट करते हैं या कम आंकते हैं, तो वो असल में उसे एक बहुत बड़ा हथियार सौंप रहे होते हैं। तो इस ऐतिहासिक घटना से आज के दौर में क्या सीखा जा सकता है? खामोशी के सच में कई छुपे हुए फायदे हैं। जब लोग किसी को कमजोर समझते हैं तो वो अपना गार्ड बिल्कुल नीचे कर लेते हैं। ऐसे में बिना किसी रुकावट के विरोधियों की नीयत और आदतें समझी जा सकती हैं। जो इंसान अपनी योजनाओं का ढिंडोरा नहीं पीटता, वो दुनिया के लिए हमेशा एक रहस्य बना रहता है, और यही खामोशी उसे एक ऐसा सुरक्षा कवच देती है जिससे उसका अंतिम कदम पूरी तरह से अनस्टॉपेबल यानी अजेय हो जाता है। हमने देखा कि कैसे विक्रम ने मगध के सबसे ताकतवर इंसान को सिर्फ अपनी खामोशी के दम पे धूल चटा दी। तो इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर कभी कोई किसी को अंडर एस्टिमेट करे या कम आके, तो क्या शोर मचाकर उन्हें सतर्क करना सही होगा, या फिर विक्रम की तरह चुपचाप अपना जाल बुनना ज्यादा अक्लमंदी है? सोचने वाली बात है ना? आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।